नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग को माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और दिल्ली में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसके परिणामों से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे केंद्र और स्टेट में क्या लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और केंद्र के जो पहले दिल्ली के जो पहले सीएम थे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो वो हमेशा ब्लेम लगाते रहते थे, केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि केंद्र और राज्य के क्या रिलेशंस हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एलजी की क्या भूमिका होती है और सीएम की कितनी पावर होती है। तो इस कड़ी में हम लोग के इससे संबंधित लगभग 1 से 2 या 3 वीडियो होंगी, जिसमें हम लोग कई पार्ट में करके देखेंगे। तो पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों को समझते हैं, इनकी भूमिका को समझते हैं कि ये कैसे-कैसे दर-बदर राज्य काम करते हैं और दिल्ली के लिए कैसे काम करते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है, जहाँ ये केंद्र शासित प्रदेश से है। लेकिन यहाँ पे इसकी विधानसभा का गठन भी किया गया है, और कैसे किया गया है इससे संबंधित हम लोग विषय को देखेंगे। तो आइए चलिए हम लोग पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझते हैं और देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन जगहों पे काम करता है, किन किन दिशाओं में काम करता है, और कैसे इसकी निर्णायक भूमिका होती है सरकार को बनाने में, और कैसे ये अपने कार्यों को संचालन करता है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम लोग अगर बात करें, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर आप लोग एक देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये एक डिवीज़न मतलब कंस्टिट्यूएंसियों को बाँटता है, बताता है कि ये इस कंस्टिट्यूएंसी में इतनी एरिया है, यहाँ पे इतने वोटर्स हैं, तो ये डिवीज़न करता है। प्रिपेयरिंग ऑफ द डेट लिस्ट ऑफ ऑल द वैलिड वोटर्स, और जो उस कंस्टिट्यूएंसी में वैलिड वोटर्स हैं, उनके एक लिस्ट बनाता है और वोटर्स के नाम उसमें अ, डलवाता है। और नोटिफाई डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, और ये इलेक्शन जब किसी राज्य में होने वाले होते हैं, या विधानसभा का चुनाव होने वाला होता है, या लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है, तो ये इसको नोटिफाई करता है और डेट शेड्यूल करता है कि इस डेट पे इस कंस्टिट्यूएंसी में या इस राज्य में इलेक्शन होंगे। प्रिपेयरिंग ऑफ टू लिस्ट ऑफ डेट ऑफ द वैलिड वोटर्स, ये वही बात यहाँ पे रिपीट कर दी गई है। डिक्लेयर द इलेक्शन रिजल्ट, और इलेक्शन हो जाने के बाद जो इलेक्शन की काउंटिंग होती है और इलेक्शन का रिजल्ट घोषित करना होता है, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। फिक्स एंड लिमिट द इलेक्शन एक्सपेंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, और ये इलेक्शन में जो पार्टियां, जो मजबूत पार्टियां होती हैं, वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट बैनर के माध्यम से चीज़ें अपने पक्ष में करने के, तो इन सब चीज़ों को वो फिक्स करती है। लिमिट लगाती है कि आप इतना ही एक्सपेंस कर सकते हैं, ताकि इसके पैरेलल में और भी पार्टियां एराइज कर सकें, और भी पार्टियां पैरेलल में लड़ सकें, और एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। उसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू की जाती है, और उसका उल्लंघन करने पे चुनाव आयोग उस पे कार्रवाई करता है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर, और जो नॉमिनेशन जो पर्चा भरे जाते हैं कैंडिडेट के, उसकी स्क्रूटनी कराती है, देखती है किसका पर्चा सही है, किसका पर्चा खारिज करना है, किसको लेना है, और सारे पेपर्स उसके देखते हैं। और सेटल डाउन डिस्प्यूट रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो ये प्रेसिडेंट किसी भी इशू को रिफ़र करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो वो उस डिस्प्यूट को ये क्या करता है, सुलझाता है, बताता है कि कैसे इसका होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, क्या-क्या उसके कार्य हैं और क्या-क्या वो करता है। तो ये है हम लोग का भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट रिलेशन के। आइए हम लोग अब देखते हैं अपने टॉपिक्स को। तो हम लोग का आज का ये टॉपिक, मुख्य टॉपिक 4 टॉपिक होंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग और उसकी भूमिका,
क्या है? तो भारत के चुनाव आयोग, उसके कार्य और चुनावी प्रक्रिया में उसकी क्या भूमिका होती है, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग जाने तो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? और ये इस पर्सपेक्टिव से ये पीपीटी बनाई गई है कि आप लोग इसको ये मेंस में भी काम आ सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने कुछ चेंज फॉर्म पे चल रहा है। अभी हम लोग ONOE देखे थे, वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस पे भी चर्चा हो रही है। मतलब ये करंट के मुद्दे में बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय, और दर बदर इलेक्शन भी हो रहे हैं। अभी दिल्ली में हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ था, दिल्ली में हुआ, अभी यूपी में उपचुनाव हुआ, इसकी भी सारी अभी नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में बिहार में होने वाला है। तो संभावनाएं है कि इलेक्शन कमीशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने ही वाले हैं। उसी पर्सपेक्टिव से ये इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करके आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, पहला हम लोग का टॉपिक है भारत का चुनाव आयोग, उसके कार्य और उन चुनावी प्रक्रिया उसकी और में उसकी भूमिका कैसे कैसे होती है। चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव की निगरानी कैसे करता है, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रॉपर उसी के लिए ये टॉपिक है। तो जो भी फिर भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण कानूनों जिनमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी शामिल है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, पब्लिक रिलेशन एक्ट जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दिल्ली का चुनाव कार्यक्रम क्या होता है, दिल्ली में चुनाव कैसे आयोजित किए जाते हैं और क्या चीज़ें दिल्ली के चुनाव को अनोखा बनाती हैं, इसको भी देखेंगे कि कैसे ये सारे राज्यों से ये अलग है, और इसमें दिल्ली में चुनाव कैसे होते हैं, जैसे कि बहुदलीय भागीदारी क्या होती है। वे मुद्दे जो दिल्ली के चुनाव में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, तो इसको देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुदलीय भागीदारी क्या होती है, इसमें हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो आइए चलिए इसी के साथ हम पहले अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, और पहला देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, क्या कैसे कार्य करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का चुनाव आयोग कह सकते हैं, एक अस्थायी और स्वायत्त संगठन है। ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट ये संगठन है जो राज्यों और भारत संघ में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोजित कराता है। तो भारत के स्टेट और भारत संघ यानी लोकसभा के चुनाव को कराता है। भारत का संविधान यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अधीक्षण, चुनावों पर नियंत्रण और राज्य विधानसभाओं, संसद और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को दिशा प्रदान करता है। यानी राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां क्या-क्या हैं हम लोग देखेंगे, और इसमें देखेंगे लगभग 5 से 6 आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। उसमें उन आर्टिकलों में क्या-क्या बातें कही गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके। तो इलेक्शन कमीशन की शक्तियों का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है। तो क्या है, आर्टिकल 324 में क्या है, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सीधे ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यानी जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय चुनाव का अधीक्षण होता है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाए या इंफॉर्मेशन या निर्देशन होता है या नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी ये आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। आर्टिकल 325 में क्या कहा गया कि भारतीय नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची में नाम या तो हटाए जाते हैं या शामिल कर लिए जाते हैं। तो कोई नए वोटर्स हैं उनको शामिल करना है, और जो जिनकी डेथ हो गई है तो उनके मतदाता सूची से उनका नाम हटाना। तो ये क्या होता है, ये चुनाव आयोग का काम है। मतदाता, और ये इसको किसमें उल्लेखित किया गया, आर्टिकल 325 में, मतदाता सूची से कोई जाति, नस्ल, धर्म या लिंग आधारित बहिष्करण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जब मतदाता सूची बन रही हो तो उसमें किसी की जाति नहीं पूछी जाएगी, किसी की नस्ल नहीं पूछी जाएगी, किसी का धर्म नहीं पूछा जाएगा, किसी की लिंग नहीं पूछा जाएगा, इसका बहिष्करण नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, या वोट देने के योग्य किसी भी भारतीय नागरिक के लिए एक अलग मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का अलग-अलग सूचियाँ नहीं बनना चाहिए, और इसी चीज़ को लेके काफ़ी मुद्दे
एराइज़ हो रहे हैं, जातीय जनगणना, इस प्रकार की जनगणना कराना, तो ये कहीं उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टियाँ इसको एराइज़ कर रही हैं। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 326 में क्या कहा गया है? निर्वाचित सरकारी चुनाव के सभी स्तरों के लिए आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की रूपरेखा तैयार करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी 18 साल के ऊपर कि जितने भी वोटर्स हैं उनकी रूपरेखा तैयार करता है। अनुच्छेद 327 क्या कहता है? राष्ट्रीय चुनाव के संचालन से संबंधित संसद और ईसीआई के कर्तव्य की रूपरेखा तैयार करता है। यानी राष्ट्रीय चुनाव के संचालन से संबंधित संसद और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है। यानी इसमें आर्टिकल 327 में उल्लेखित है। आर्टिकल 328 में क्या है? राज्य स्तर पर चुनाव के संबंध में राज्य विधानसभाओं के दायित्वों के रेखांकित करता है। तो आर्टिकल 328 में राज्य स्तर के चुनाव के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 329 क्या है? अदालतों को चुनावी संबंधी मुद्दों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, जब तक कि विशेष रूप से उनकी राय के लिए अनुरोध नहीं किया जाता है। यानी अदालतों को चुनावी संबंधी मुद्दों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यानी कोई भी कोर्ट यहाँ पे इस चुनावी संबंधी मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 329 में ये कहा गया है, जब तक कि विशेष रूप से उनकी राय के लिए अनुरोध नहीं किया जाए। जब तक इलेक्शन कमीशन अगर कहता है किसी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कि आप इस पे हमें कोई राय दीजिए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पे अपनी राय व्यक्त करता है, हस्तक्षेप उस मामलों में कर सकता है। नहीं तो एक इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ये इंडिपेंडेंट संस्था है संगठन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको आर्टिकल को देखा। लगभग 328, 329, 327, 26, 25 लगभग 5 आर्टिकल थे। 6 आर्टिकल हैं 324 से। नेक्स्ट हम लोग का है चुनाव आयोग के कार्य। अब चुनाव आयोग के कार्य क्या-क्या हैं देख लेते हैं। चुनाव आयोग के प्राथमिक कार्य वोटर आईडी चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है, जो मतदाता सूची में भी बनता है। तो वोटर आईडी मुख्य प्राथमिक इसके कार्य एक वोटर आईडी देना ही देना है। यह चुनाव सूची बनाता है बिल्कुल। चुनाव आयोग एक राज्य में चुनाव कराने की प्रभारी होता है, तो ये इसकी प्राथमिक कार्य है। यह किसी भी योग्य उम्मीदवार को कार्यालय चलाने की अनुमति देता है। चुनाव के दौरान होने वाले किसी भी विवाद को सुलझाना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। तो ये कुछ चुनाव आयोग के प्राथमिक कार्य हैं। चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव को निगरानी और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका निम्नलिखित है। तो इसकी क्या भूमिका है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चुनाव पहला क्या है, इसकी भूमिका में पहला क्या है, सॉरी, तो इसकी भूमिका में अगर हम लोग पहला देखें तो चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करना। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम ही है, चुनावी प्रक्रिया का निगरानी करना। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। चुनाव आयोग चुनाव की तिथि, प्रचार की अवधि और चुनावी प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को घोषणा करता है, जो अभी हम लोग ने सबसे फर्स्ट पेज पे ही की पॉइंट्स में देखा था। और मतदाता सूची का निर्माण। चुनाव आयोग दिल्ली में मतदाता सूची के नियमित रूप से अपडेट करता है और सुनिश्चित करता है कि हर योग्य नागरिक का नाम इसमें शामिल हो। दूसरा देखें तो आदर्श आचार संहिता का पालन करना। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, जिसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान नैतिक और कानूनी रूप से सही तरीके से प्रचार करने की बाध्यता होती है। अवैध प्रचार पर निगरानी करता है कि चुनाव आयोग प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग पर निगरानी रखता है, ताकि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी कानून का उल्लंघन न करे। मतदाता प्रक्रिया की निगरानी। ईवीएम और वीवीपैट जो वोटिंग करने जाते हैं लोग, तो उसकी निगरानी करता है। ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग चुनाव आयोग मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएमएस और वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट का उपयोग करता है, ताकि मतदाता की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मतदान केंद्रों की निगरानी करता है। मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो।
तो ये सारे चुनाव आयोग के चौथे में अगर देखें हम लोग तो मतगणना और परिणामों की घोषणा करता है बिल्कुल। तो यही सब चीज़ें दी हुई हैं, निर्णायक परिणाम की घोषणा यही करता है चुनाव आयोग, अंतिम मतगणना के परिणामों की घोषणा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और निष्पक्ष हो। नेक्स्ट बात करें पाँचवाँ तो चुनावी साक्ष्य और निगरानी दल। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पर्यवेक्षक चुनाव आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पर्यवेक्षक नियुक्त करता है जो मतदाता प्रक्रिया, चुनावी प्रचार और अन्य पहलुओं की निगरानी करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया और मतदाता केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करता है ताकि कोई भी विवाद न हो। इस प्रकार चुनाव को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण कानूनों में कई प्रमुख अधिनियम शामिल हैं जिनमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक सॉरी पीपल एक्ट भी प्रमुख है। यह क्या होता है अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण चुनावी कानूनों को जानकारी देंगे, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? यह कानून भारत में आम चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में चुनावी प्रक्रिया, चुनावी अपराध, मतदाता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के कर्तव्यों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे मुख्य धाराओं की अगर बात करें तो इसमें कौन-कौन सी धाराएँ हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में? तो धारा नंबर 8 की बात करें तो अपराधी होने पर उम्मीदवार को अयोग्यता, यानी कोई उम्मीदवार अपराधी है तो उसको उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, अयोग्य कह सकता है। धारा 10 क्या है? चुनावी उम्मीदवारों के लिए निवास और अन्य पात्रता मानदंड। धारा 11 मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया, इसके बारे में बात की गई है। धारा 123 चुनाव अपराधों के बारे में, जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, चुनावी प्रचार के दौरान गलत जानकारी फैलाना इत्यादि, इन सब धाराएं हैं चुनाव आयोग की। धारा 126 चुनावी प्रचार के समय की सीमा और संबंधित नियम, इससे संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग अधिनियम 1989, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन एक्ट 1989। उद्देश्य, यह अधिनियम भारतीय चुनाव आयोग की संरचना, अधिकारों और कार्यों को नियंत्रित करता है। चुनाव आयोग चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। इसके मुख्य पहलू में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति, चुनाव आयोग प्रक्रिया की निगरानी, चुनाव परिणामों की घोषणा आदि की व्यवस्था है। और नेक्स्ट इसका अधिनियम क्या है? तो इससे संबंधित हम लोग अभी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट। यस, हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है? इस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक्ट का, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यह अधिनियम भारत में चुनाव के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे उम्मीदवारों की योग्यता, चुनावी खर्च, चुनावी विवादों का समाधान और मतदाता के अधिकारों की परिभाषित करता है। इसके मुख्य पहलू की बात कर ले तो उम्मीदवारों द्वारा चुनावी खर्च को लेखा जोखा रखना और चुनावी फंड और उनके उपयोग के दिशा निर्देश करना, जो कि कौन सा कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है, कहाँ किस कंस्टिट्यूएंसी में कितने खर्च किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों पे। संसद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में संबंधित अन्य कानून क्या है? संसदीय और विधानसभा चुनाव में बदलाव, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्ष बनाने के लिए कई अन्य कानून समय समय पर लागू किए गए हैं, जैसे ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग चुनावी रिफॉर्म्स के लिए किया गया था। प्रतिनिधित्व कार्यकर्ता अधिनियम 1951 क्या है? इस अधिनियम में चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलू जैसे कि मतदान का प्रावधान, उम्मीदवार की अयोग्यता और चुनावी वित्तीय प्रबंधन के लिए इस एक्ट में प्रावधान किया गया था। पोलिंग और मतदाता सूची, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है जिसमें उन सभी नागरिकों का नाम होता है जो चुनाव में भाग लेने के योग्य होते हैं। यह सूची समय समय पर अपडेट की जाती है और चुनाव आयोग की निगरानी में इसे तैयार किया जाता है। चुनाव भ्रष्टाचार और अपराध पर रोक, लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 123 के तहत चुनावी अपराधों की सजा का प्रावधान है। इसमें मतदाताओं
को रिश्वत देने, चुनावी प्रचार में झूठे वादे करने और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार को अपराध माना गया है। चुनावी विवादों का निपटान। चुनाव से संबंधित विवादों का निपटान भारतीय न्यायपालिका और चुनाव आयोग के माध्यम से किया जाता है। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास चुनावी विवादों को सुनने और उनका समाधान करने का अधिकार है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, दिल्ली के चुनाव को अनोखा बनाने वाली क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बहुदलीय, यही हम लोग देखेंगे बहुदलीय भागीदारी क्या होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम। दिल्ली में कई प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, आप, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख रूप से चुनावी मुकाबले में होते हैं। आम आदमी पार्टी आप ने दिल्ली के चुनाव में पहचान बनाई और 2015 से लगातार सत्ता में रही है। इसके अलावा अन्य छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जो दिल्ली का बहुदलीय अच्छा उदाहरण बनाते हैं। अर्ध राज्य और विशेष स्थिति। तो दिल्ली भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र यूटी है जो अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री के साथ एक आंशिक रूप से स्वायत्त सरकार रखता है। तो जितने भी यूटीज हैं, किसी भी यूटी में विधान सभा नहीं है, लेकिन यहाँ दिल्ली में क्या है, दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा संघ और राज्य क्षेत्र यूटी है जो अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री के साथ एक आंशिक रूप से स्वायत्त सरकार रखता है। दिल्ली का प्रशासन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी पर आधारित होता है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दिल्ली के चुनाव में केंद्रीय और स्थानीय मुद्दों के बीच संतुलन बनाना होता है। मुख्य मुद्दे जो दिल्ली चुनाव में मायने रखते हैं क्या है, सुरक्षा और कानून व्यवस्था। दिल्ली में बढ़ती अपराध दर और सुरक्षा के मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। खास तौर पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य सेवाएं। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की हालत, चिकित्सा सुविधा की विस्तार और स्वास्थ्य के मुद्दे आम जनता के बीच चर्चा का प्रमुख विषय होते हैं। यानी मुख्य मुद्दे जो दिल्ली चुनाव में मायने रखते हैं, ये सब मुख्य मुद्दे थे, जिसपे अभी हम लोगों ने देखा भी। चुनाव जो हुआ था शिक्षा को लेकर, दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं लाई हैं, जैसे कि सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, पानी और बिजली। दिल्ली में जल और बिजली की आपूर्ति की स्थिति चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। जैसे इस बार भी देखा होगा, यमुना का पानी पीने लायक नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। खासकर जब बिजली के बिल और जल संकट पर विवाद, 200 यूनिट फ्री की जो बातें हो रही थी। आवास और बुनियादी ढांचा। दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आवास की समस्या और शहरी बुनियादी ढांचों का विकास चुनावी एजेंडे का हिस्सा होते हैं। तो इस बार प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। आर्थिक और मुद्दे और विकास क्या होते हैं, भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाएं। दिल्ली जैसे भ्रष्टाचार की बात कर लें तो अभी ये जो शराब घोटाले की बातें चल रही हैं कि दिल्ली सरकार की विकास योजना और उनके प्रभाव को चर्चा भी चुनाव में होती है। इन योजनाओं के प्रभाव पर जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। महंगाई। दिल्ली में वस्तुओं की महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की प्रमुख मुद्दे भी होते हैं। तो ये सब मुद्दे की बातें यहाँ पे आ गई हैं। केंद्र राज्य संघ और नियंत्रण क्या है, तो केंद्र और राज्य संघ में के नियंत्रण यानी पब्लिक सेंटर और पब्लिक रिलेशनशिप क्या है, तो इसमें हम लोग उसको देखेंगे कि सेंटर स्टेट में रिलेशन यहाँ पे क्या दिखाया गया है। तो दिल्ली के चुनाव में यह सवाल भी उठता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कौन कौन से क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र का संघर्ष होता है, जैसे कि पुलिस और सुरक्षा जो दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है। तो जो पुलिस है, पुलिस और सुरक्षा और लैंड, ये सब मामले दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं होता है। ये होम मिनिस्ट्री के से चलाए जाते हैं, यानी केंद्र सरकार। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष है, दिल्ली का चुनाव कार्यक्रम और प्रक्रिया विभिन्न अनोखी विशेषताओं से भरा हुआ है, जिसमें बहुदलीय भागीदारी, केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का संघर्ष और दिल्ली की विशेष प्रशासनिक स्थिति शामिल है। इन चुनावों में मुख्य मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं चुनावी मुकाबलों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इस बार देखा भी गया है। चुनाव में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित
करते हैं। तो ये हम लोगों ने आज इलेक्शन कमीशन और जो दिल्ली में क्या इलेक्शन का स्ट्रक्चर जो अलग प्रकार से है उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इलेक्शन कमीशन के ही जो अभी रिजल्ट दिल्ली का आया है उससे संबंधित एलजी के पावर, सीएम की पावर, अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है तो इसमें अब दिल्ली का प्रशासन, शासन प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।